नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए कंचन लाल वासुदेव जी की कहानी ग्वालिन। इसी तरह की अन्य कहानियां और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। वह एकदम जवान थी। किसी के लिए 15 वर्ष की उम्र में ही होठों पर गुलाब खिल उठते हैं तो किसी की आंखें 17वें या 18वें वर्ष में चमक उठती हैं, जबकि उसके लिए 16वीं शरद ऋतु में ही कंठ से कोयल कूकने लगी थी। लड़कपन का स्थान अब खूबसूरती लेने लगी थी। खिलती कली अब निखरने लगी थी। कोई शिक्षा नहीं पाई थी उसने, मगर थी बड़ी ही चंचला। हालांकि वह शहर की नहीं थी, फिर भी शिष्ट लग रही थी। उच्च वर्ग की नहीं थी, फिर भी उजली थी। आंखों में मानो भ्रमर बैठ गए थे। नयन तीर की तरह तीक्ष्ण थे। गालों पर गुलाब खिल उठे थे। सिर पर पीतल की जगमगाती हुई बटलोई रखकर वह जब सिवान पार करके वह गांव में कदम रखती तो लगता था जैसे लक्ष्मी ने प्रवेश किया हो। दूध ले लो, दूध, दूध ले लो कि उसकी आवाज गली में सुनाई देते ही दातुन लेकर बैठे हुए सभी उसकी ओर देखने लगते। उसका दर्शन पुरुषों के लिए शुभ शगुन था। स्त्रियों की ईर्ष्या होने लगती थी। वह गुजरात की ग्वालिन थी। बड़े सवेरे ही घर से निकल जाती। ताजा दूध लेकर वह हमारे गांव में आती। हर किसी को उससे दूध लेने का जी करता। दूध ले लो, दूध। उसकी आवाज सुनते ही गली मोहल्ले की स्त्रियां झटपट अपने बिस्तर से उठ जाती थी। हमेशा वही लाल धोती, मोटी पर साफ। धोती मानो नहीं हो, वह उसे इस सलीके से पहनती। धोती की पीली किनारी थी और काला पल्लू। कलाइयों पर वह हाथी दांत के भारी कड़े पहनती, जिन पर चांदी की चिप्पियां लगी हुई थी। पाँव में वह काफी बड़ी और भारी पायल पहनती थी। नाक में नथुनी और कानों में नकली, उंगलियों में चांदी के छल्ले, गले में तावीज और कांच के छोटे छोटे मनकों की माला। ये थे उसके आभूषण। वह थोड़ा सा घूंघट निकालती थी, इसलिए उसके बाल कैसे होंगे यह किसी को मालूम नहीं। वह बालों को संवारती होगी, मांग में सिंदूर भरती होगी। इसकी कल्पना से उसकी खूबसूरती और ही बढ़ जाती थी। उसके आने का समय होते ही मैं दातुन लेकर चबूतरे पर बैठ जाता। जब मेरे सामने से वह गुजरती तो मैं निर्लज नजरों से उसे एक टक देखता। वह बेचारी लजा जाती, आंखें झुका लेती, पर अन्य तरुणियों की तरह अपनी चाल नहीं बदलती थी, ना ही वह ठिठक जाती थी। उसके हाथ यूं ही हिलने डुलने नहीं लगते थे। शांत और स्वस्थ रहकर वह दूध ले लो, दूध की मधुर आवाज लगाती रहती। अपनी पत्नी से मैं हमेशा यही कहता हूँ, तुम इसी ग्वालिन से दूध क्यों नहीं लेती? बहन जी, दूध लेना है। बोलते बोलते इसका मुंह दर्द करने लगता है और तुम्हें इसकी कोई चिंता ही नहीं। जाने के ऊपर जब से उसे देखा था तभी से मेरे दिल में अजीब से भाव उठने लगे थे। जी चाहता था कि पत्नी हमेशा उसी से दूध ले। ऐसा कोई उपाय करो, ग्वालिन को कुछ देर के लिए अपने आंगन में बैठा लूं और मौका पाकर उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करूं। ऐसी कोमलांगी होकर भी वह ग्वालिन के रूप में क्यों पैदा हुई? उसकी छरहरी देह पर इतना मोटा कपड़ा कैसे टिकता होगा? भगवान बिना सोचे ही तो मनुष्य को पैदा कर देता है। उसी दिन मैंने यह भी सोचा कि काश मैंने किसी ग्वाले के घर जन्म लिया होता तो अच्छा होता। और भी अच्छा होता अगर तालाब के किनारे अदा से खड़े होकर मैंने बांसुरी बजाना सीख लिया होता। गांव के सिवान पर मवेशियों के बीच लट पर अपना शरीर टिकाकर सिर पर अंगोछा बांधे टिटकारते हुए गीत गाता रहता तो बड़ा ही मजा आता। यह गांव का मगर कन्हैया का जीवन था। बावरा बना देने वाली ग्वालिन पर थी तो राधा की ही बहन। बार बार उसकी सुंदरता को निहारते रहने का मेरे मन पर बुरा असर पड़ा। उसकी काजलकारी मगर घायल करने वाली आंखों पर मेरा दिल ललचा गया। जी चाहा मैं गलियों में उसका पीछा करता रहूं और देखूं कि अंततः वह जाती कहाँ है। एक रोज ठीक 8 बजे मैं उठ खड़ा हुआ और ना इधर देखा ना उधर और गांव के सिंह द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। दूध बेचने के बाद घर लौटने के लिए वह यहीं से तो गुजरेगी
और तब मैं अनजाना बनकर उसके पीछे चलूंगा। मौका पाते ही झट से पूछ लूंगा, तू कौन है? तेरी इन आंखों में कैसा जादू है? ग्वालिनों की कौम में तो जैसी मदहोश कर देने वाली परियां और भी हैं क्या? सवाल मन में रटता हुआ मैं फाटक पर जा खड़ा हुआ। तभी दोनों हाथों से पैसों का हिसाब जोड़ती, खाली बटलोई को सिर पर लिए गर्दन सीधी रख नजरें झुकाकर चलती हुई वह फाटक से बाहर निकली। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। बैलगाड़ी की लीक बनी हुई थी। चूंकि ऊंची चढ़ाई वाली जमीन पर रास्ता बनाया हुआ था, इसलिए आसपास में मिट्टी की दीवारें बन गई थी, पर इन पर करेल गुंची की पेड़ और बेलें उगाई थी। लीक के बीच की धूल को उड़ाती हुई वह तेजी से चली जा रही थी। सूरज सामने था। आंखों को छांव देने के लिए वह एक हाथ उठाकर छाजन बनाई हुई थी और दूसरे से बटलोई को पकड़ रखा था। एक बार अचानक पीछे घुमाने पर उसने मुझे देख लिया। उसे वहम हुआ कि कहीं मैं उसका पीछा तो नहीं कर रहा, इसलिए वह कभी छोटे छोटे तो कभी तेज कदमों से चल रही थी। उसी को देख मैं भी अपनी चाल बदलता रहा। मुझे नहीं मालूम कि वह ठगी नहीं, केवल यह जानना चाहती है कि उसका वहम सही था या गलत। हाँ, उसकी पवित्रता और इज्जत को दूषित करने का कतई मेरा इरादा नहीं था। उसके रूप ने मुझे चकाचौंध कर दिया था। मन से मैं भ्रष्ट हो चुका था, फिर भी दिमाग कुछ तो काम कर रहा था और मैं इतना पागल नहीं हो गया था कि सुध बुध खोकर कोई अनुचित सलूक कर बैठूं। इस प्रकार हम कोई आधे मील तक चलते होंगे। तभी वह रुक गई। वहां बरगद की छाया थी और उसके नीचे किसी ने बैठने के लिए चबूतरा बनाया था। ऊपर कोयल की कूक, नीचे बछड़े बकरियां गायें भैंस आदि घूम रहे थे। स्थान रमणीय था। सिर पर से उसने बटलोई नीचे ले ली और सड़क के दोनों ओर की हरियाली पर वह राम का नाम लेते हुए उखड़ू बैठ गई, जैसे ग्वालिनें बैठा करती हैं। मैं उलझन में पड़ गया। लौट जाऊं या रुक जाऊं? बात करने का मौका आया कि दिल तेजी से धड़कने लगा। चेहरे पर लाली तैर आई। साहस करके यहाँ तक आया तो था, लेकिन उस गोरी ग्वालिन ने मेरी ताकत छीन ली थी। कुछ सोचकर मैं उसी रास्ते पर चलने लगा। उसके पास से गुजरते हुए 2 कदम आगे गया तो उसने पूछा, अरे चंदन भाई, कहाँ चले? वह मेरे यहाँ रोज आया करती थी, इसलिए वह मुझे भली भांति जानती थी, लेकिन यूं एकाएक वह मुझसे गुफ्तगू शुरू कर देगी ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो क्या वह जान गई होगी कि मैं उसी का पीछा कर रहा हूँ? मेरे बारे में वह क्या सोच रही होगी? इस तरह कितने ही ख्याल मन में आने लगे। फिर भी उसके सवाल का जवाब तो देना ही था। हड़बड़ाते हुए मैंने यही कहा, अरे तेरा गांव देखने जा रहा हूँ। यह कहने के बाद मैंने सोचा कि मैं यह क्या बोल गया। उसका गांव देखने का मेरा क्या इरादा था? और अब जरूर उसने मेरी कमजोरी को जान लिया होगा। शायद उसे नहीं पसंद, और अगर उसने किसी से कह दिया कि चंदन भाई हमारा गांव देखने आए थे तो? उसने पूछा, अरे उसमें देखने का है ही क्या? आपके गांव जैसा थोड़ी है। चलिए यहाँ आइए, थोड़ा सा दूध पी लीजिए। बकैन भैंस का है, जाएगा याद रह जाएगा। हाँ। मेरी उलझन मिट गई। मेरा सलूक उसे अप्रिय नहीं लगा था, बल्कि सामने चलकर मुझे बुला रही थी। ऐसी बात तो नहीं थी कि इससे मैं बदनाम हो जाऊं। बुली अगर बुलबुल को बुलाने लगे तो इसमें बुलबुल का क्या दोष? नाग स्वयं बीन के पास आ जाए तो बीन बजाने वाले का क्या कसूर? अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। अपनी मुराद का जो होना है होने दो। नहीं नहीं, मैं भला यहाँ दूध कैसे पी सकता हूँ? कल घर पर दे जाना। वैसे दूध पीने का तो मन मेरा बहुत ललचा रहा था, लेकिन यूं उसके कहने भर से पी लूं, गवारा नहीं हुआ। घर की बात घर पर। पहले यह पी लीजिए। वहां ऐसी बरगद की सुहानी छाया मिलेगी क्या? वहां तो हमारी बहन जी को पता चलेगा तो जाने क्या क्या सुना देंगी। अगर कोई कहने लगे कि वह अनपढ़ थी तो इसका मतलब यही होगा कि उसे अक्षर ज्ञान नहीं था। कोई अगर कहे कि उसे बात करना नहीं आता तो इसका मतलब होगा कि उसकी बोली में शहर की चापलूसी नहीं थी। स्वस्थ माहौल के बीच वह पल रही थी। स्वच्छंदता का मजा वह जान गई थी और अपने ग्रामीण मगर मधुर स्वर में इस बात का वह मुझे सबक सिखा सकती थी। और फिर ऐसे समय इस एकांत में सहज और प्रभावित हो जाऊं, ऐसे ढंग से वह अपने मन के सहज भावों का इजहार कर सकती थी। और मैं तो मानो उसकी बरौनी से बनता जा रहा था। ठीक है, मैं दूध पी लूंगा अगर पैसे लेगी तो। कोई बौरा तो नहीं गए आप? मैं पैसे ले सकती हूँ क्या? मेरी कसम है जो आपने दूध नहीं पिया तो। कहकर मैं जहां उकड़ू बैठा था, दूध का प्याला उसने मेरी ओर बढ़ाया। मैं सोचने लगा, अब ज्यादा तकल्लुफ करना छोड़ो भी। दम करता रहूंगा और ज्यादा ठसक दिखाऊंगा तो कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाएंगी।
मैंने उसके हाथ से दूध का प्याला जो दूध नापने के लिए था ले लिया और दूध पी गया। उसमें चीनी नहीं मिलाई थी और उसे उबाला भी नहीं गया था, फिर भी दूध का स्वाद मुझे लजीज लगा। अपने आप में दूध स्वादिष्ट ही होता है। दूध ताजा दोहने पर जो कोई पीता है वह उसकी मिठास को अच्छी तरह जानता है, और यह दूध तो एक जमा जेब ने इसरार करके अपने हाथों दिया था और मदहोश हो चुके आदमी को पीने के लिए मिला था। अच्छा ग्वालिन, तेरी जाति क्या है? दूध पीते पीते मैं बातें करने लगा। उफ, आप तो भ्रष्ट हो गए हैं। नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, मैं तो अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। अब बता भी दे, तेरी जाति क्या है? क्यों जी, हम तो ठहरे मवेशी चराने वाले ग्वाले। तेरा ब्याह हो चुका या तू कुंवारी है? मेरा पागलपन बढ़ता जा रहा था। कुछ लजाते वह धीमे स्वर में बोली, ब्याह हो चुका है। किसके साथ? ओह चंदन भाई, उनका नाम भी लिया जाता है क्या? हम जैसे किसी ग्वाले के ही साथ। प्रेम क्या होता है क्या तू जानती है? मैं तो जैसे सुध बुध को बैठा था, क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं इसका कोई ध्यान नहीं था मुझे। वह समझ ना पाई कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। अरे क्या तू जानती है प्यार क्या होता है? तेरा आदमी तुझे प्यार करता है? पागल तो नहीं हुए चंदन भाई? नहीं, बस मुझे बता दे। मैं यहाँ तक तेरे पीछे पीछे आया हूँ। गली में बात करते हुए डर लग रहा था। अब बोल, मेरी कसम है, अगर तू खामोश रही तो। कहते कहते मैं उसके सामने हो गया। बीच में दूध की बटलोइयां थी। हाय राम, हंडिया भूल गई मैं, वह एक बारगी बोली तो मैं चौंका। वह खड़ी हो गई। चंदन भाई, मेरी बटलोई पर नजर रखेंगे? मैं अपनी कूटे हुए चावल की हंडिया कहीं छोड़ आई हूँ, अभी गई और अभी आई। अगर वह मुझे दिन भर धूप में बैठने को कहती तो मैं उसके लिए भी तैयार था, कुछ देर के लिए क्यों नहीं। हाँ हाँ तो आ, मैं यहीं बरगद तले बैठा हूँ। मुझे रास्ते में बैठा कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। बटलोई लेकर मैं करीब के एक टपरे पे गया। वहां किसी ने चारे का बिस्तर बिछाया हुआ था। ऊपर सरकंडों का छप्पर बनाकर बबूल की डालों से खंबे खड़े कर दिए थे। पीछे वाली दीवार में खिड़की थी। दीवार को टेककर मैं पैर फैलाकर बैठ गया। वाह रे गोरी, क्या चाशनी है तेरे गांव की बोली में। बस आज तो उसे नहीं छोड़ूंगा। बातें तो ऐसे बनाता रहूंगा, ऐसे बनाता रहूंगा कि उसका अपना घर भी वह भूल जाएगी। देखूं कि वह मुझे गायें चराना सिखा देती है क्या। अगर वह महीन साड़ी, तंग चोली और रेशम का लहंगा पहनती तो कैसे लगती। अगर जूड़े में एक गुलाब पिरो दिया होता तो, गले में मोतियों की लड़ी होती। ऐसी ही मदमस्त चाल में उसे जाती हुई देखकर कौन फिसल नहीं जाता। मन की उड़ानों को जोड़कर मैं उसके रूप को और भी दिलचस्प बना रहा था और उसी काल्पनिक चित्र से मोहित होता जा रहा था। उसकी बटलोइयों पर कुछ नाम लिखा हुआ था जो मैं पढ़ने लगा। दली, धुंधला सा इतना ही पढ़ा जा सका। मैंने सोचा कि दली उसी का नाम होगा, स्त्री का नाम क्यों। शायद पीहर से ससुराल आते समय उसके माँ बाप ने वे बटलोइयां उसको दी होंगी। अंदर और बाहर कितनी साफ रखी थी उसने। दूध की शोभा बढ़े और वह पीने में अच्छा लगे, इसमें ताज्जुब कैसा। बटलोई के कारण भी दूध स्वादिष्ट लग सकता है। सिर पर रखने की गेंदली वह क्यों नहीं ले गई थी? जब भी गांव में आती बटलोइयां सिर पर टिका कर ही आती, और तब उसकी आवाज भोर में जैसे प्रभाती मधुर लगती है, वैसा ही उसका गूंजता हुआ कंठ था। इसे सुनकर लोग अर्धचेतन अवस्था में शुभ शगुन के स्वप्न देखने लगते हैं और सारा दिन आनंद में बीत जाता है। सारे लोग गांव में वह मानो ईश कृपा थी, देवी थी। इस तरह सोचते हुए मैं कोई 20 मिनट तक बैठा रहा। तभी लौटते हुए उसने पूछा, अभी बैठे हैं आप? क्यों, हंडिया मिल गई क्या? नहीं रे, 4-5 घरों में जाकर पूछा मगर कहीं नहीं मिली। जाने किसके घर छोड़ दी होगी, कहाँ कहाँ भटकती फिरती, कहकर वह मानो निराश होकर बैठ गई। दली, मेरे दली कहती वह चौकी। गांव में लोग मुझे दूध वाली कहते हैं। तेरी बटलोई पर लिखा है, यह तुझे तेरे पीहर से मिली थी ना तेरे ब्याह के वक्त। मैं उस ग्वालिन में ही इतना लीन था कि मैंने जाने कितने जुदा जुदा अनुमान किए। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। अरे तेरा यह दूसरा ब्याह है? उसके गले में शोक का तावीज देखकर मैंने पूछा। जैसे ही मेरी आंखें उसके गोरे बदन को निहारने लगी तो मेरी और देख उसने अपनी धोती को समेटकर ऊपर खींच लिया। वैसे तू और तेरा आदमी दिन भर क्या करते हैं? यह भी कोई जिंदगी है साहब, कहकर उसने नजर फेर ली, हंस दी। अरे नहीं नहीं, बता भी, सुबह से शाम तक तुम लोग क्या करते हो, सब बता मुझे। और क्या करेंगे, मवेशियों के पीछे लगे रहते हैं। भोर होते ही बिस्तर छोड़ देते हैं, हाथ में धोकर बछड़ों को दूध पिलाते हैं। वह गाय को धोता है, मैं भैंसों को धोती हूँ। चारा वारा डालकर हम दोनों चल देते हैं।
सीमांत पर आकर वह दूसरी ओर जाता है और मैं आपके गांव की ओर मुड़ जाती हूँ। दूध बेचकर वह आए तब तक मैं यहाँ बैठी रहती हूँ। अचानक मैं डर गया कहीं उसका ग्वाला ना आ जाए और मुझे उसके साथ बैठा हुआ देख ले तो मैं अपमानित हो जाऊं और ऊपर से शायद लेने के देने भी पड़ जाए। यह सोचते ही मेरे चेहरे पर चिंता और भय के भाव छा गए और उठते हुए मैंने अपनी टोपी हाथ में ले ली। अरे अरे, आप तनिक ना डरिए, आज मैं अकेली हूँ, वह तो घी बेचने गया है। मैं निश्चिंत हुआ और बातें जारी रखी। तेरा आदमी बांसुरी से ऐसा क्या बजाता है कि तुम सब जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते हो? तालाब के पास खड़ा होकर मैं बांसुरी बजाने लगूं तो बजा भी पाऊंगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बजा पाएंगे? आपको हम जैसा बनना भी भाएगा। तेरे खातिर दल्ली, जो तू खाएगी मैं भी वही खाऊंगा। तेरी मोटी मोटी रोटियां पचा लूंगा, तेरी गाय चराने ले जाऊंगा। मन में बस यही सोचता हूँ कि तेरा गांव जाने कितनी दूर है। 4-5 खेतों की दूरी पर सामने जो झोंपड़े दिखते हैं ना, वही है। आप हमारे घर चलेंगे क्या? हम तो चद्दर बिछाकर सो जाते हैं, खटिया बाहर खुले में ही बिछाते हैं। पास में मवेशी बंधे रहते हैं ना, जो रात भर गोगो चिल्लाते हैं। आप जैसे शरीफ जादे वहां नहीं रह सकते। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, और फिर तुझ जैसा कोई पास हो तो मैं अपने घर जाने का नाम ही नहीं लूंगा। इन बातों से मुझे यकीन हो गया कि वह मुझ पर मर मिटी है। मैंने सोचा मैं उसका दिल जीत सकता हूँ और धीरे धीरे वह मुझे अपने दिल का राज बता देगी। मेरा दिल आशा से फूल की तरह खिलने लगा, झरना बहने लगा। ठीक वैसे ही मेरी कल्पना भी बहने लगी। मेरा जी केतकी के फूल की तरह उसी के ख्यालों में डोलने लगा था। हाथ में तिनका लेकर वह जमीन पर लकीरें बनाती गई। तिनके को कमान की तरह मोड़ती, तोड़कर उसके टुकड़े करती हुई खेल में मस्त थी और बिना किसी घबराहट के, बिना भय और शर्म के, किसी परिचित की तरह मुझसे बतिया रही थी। पल भर हम दोनों चुप रहे, तभी मानो एकाएक जैसे बिजली सी कौंध गई। मेरा दिल बच्चे की मानिंद थरथरा उठा। आनंद की फुहारों के बीच मानो गम की लहर फूट निकली। टपरे की खुली खिड़की से मेरी पत्नी ने झांका और तीखी नजर से मुझे देखने लगी। उसे देखते ही मेरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। क्रोध से उसकी आंखों में पानी तैरने लगा। वह इस उलझन में थी कि क्या कहे और क्या ना कहे। उसके मन में एक ज्वार सा उठ रहा था कि मुझे वह काफी कुछ भला बुरा सुना दे। फिर भी उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मुझे देखती रह गई। मैंने नजरें झुका ली और दली, धूर्त दली मुख पल्लू से मुंह छिपाए हंस रही थी। किसी चित्रे के लिए बनाने के 3 ही विषय थे, एक काली का, दूसरा जादूगरनी का और तीसरा बेवकूफ का।